नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। न्यूज 11 भारत की खास पेशकश ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। अभी हम रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के चांडिल इलाके में हैं। चांडिल डैम जो विस्थापितों के नाम से जाना जाता है, यहाँ के लोग विस्थापित हुए, डैम का निर्माण हुआ। लेकिन डैम की खूबसूरती की बात हम करेंगे, उसके बाद यहाँ की समस्या क्या है, यहाँ के लोग चाहते क्या हैं और इस बार किस मुद्दे पर अपना वोट देंगे। सबसे पहले चांडिल डैम की जो खूबसूरती है वो देख लीजिए। इसकी वो वादियाँ कि अगर आप यहाँ आएंगे तो पूरे परिवार सहित आप भूल जाएंगे कि आप कहाँ बैठे हैं। एकदम वैसा खूबसूरत नज़ारा, मानो कि जैसे आप किसी समुद्र किनारे बैठे हों। एक लंबा शॉट आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस डैम का एक शॉट देखिए, इसका अंत आपको दिखेगा नहीं। ये कलकल करती पानी और यहाँ पर नौका विहार का लोग आनंद उठाते हैं। तो ये पर्यटक स्थल है और पर्यटकों के लिए काफ़ी खुशनुमा जगह है ये माना जाता है। पहाड़ों के बीच बसा और ये डैम, इसके दाहिने तरफ का अगर इलाका आप देखेंगे तो हमें लगता है कि आप ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि आखिर ये कहाँ तक ये कलकल करता है ये पानी, और वो भी इसकी वो खूबसूरत कि पहाड़ के बीच बसा हुआ ये इलाका। तो ये जितने खूबसूरत, क्या वाकई यहाँ के लोगों की ज़िंदगी उतनी खूबसूरत है। अब लोकतंत्र का महापर्व और लोकतंत्र के इस महापर्व में क्या इस बार लोगों का मुद्दा क्या होगा? क्या हर बार का जो मुद्दा होता है विस्थापितों की समस्या, विस्थापन, क्या वही मुद्दा इस बार भी यहाँ बना रहेगा? ये हम जानेंगे। यहाँ एक चौपाल लगा रहे हैं, मेरे दाहिनी तरफ लोग बैठे हुए हैं कि वाकई इस जो चांडिल के आसपास और चांडिल के गांव के लोग ये विस्थापित है और यहाँ के लोग यहाँ 2 वक्त की लोग रोटी का जुगाड़ करते हैं। क्योंकि एक समय हुआ करता था जब इनका पूरी संपत्ति, उस समय यूँ कहें कि पूरा ज़मीन जो है इस डैम में चला गया। जब डैम में गया उसके बाद सरकार ने वादा किया, क्या वाकई उस वादा पर सरकार उतरी है? अगर उतरी है तो और क्या चाहिए इनको, और इस बार का मुद्दा जो होगा लोकसभा चुनाव में वो क्या होगा? सबसे पहले हम आपसे ही बात करते हैं। ये तो रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। ये आप लोग का इलाका बहुत खूबसूरत इलाका है, तो जितना खूबसूरत है क्या उतने खुश हैं आप लोग? नहीं। देखिए, आज हम लोग विस्थापित ये जो खूबसूरत खूबसूरत देख रहे हैं, इस खूबसूरत के पीछे हमारे 116 गांव के विस्थापित का कुर्बानी है। और इस कुर्बानी का, इसमें जितना दर्द है ये समझने वाला कोई है नहीं। और 40 साल गुजर गए हैं, 40 साल में हम लोग झेल रहे हैं। आज भी हमारे विस्थापित सब ऑफिस जाते हैं, आते हैं, समस्या जहाँ का तहाँ बने हुए हैं। यहाँ खूबसूरत देख रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो विस्थापित जो पुनर्वास स्थल में रहते हैं, जहाँ उसको बैठाया गया है, उसका कोई दुख को नहीं समझता है। वो कितना, माने पहले तो उसका संपत्ति के ऊपर उसका जीवन यापन हो रहा था, आज वो पुनर्वास स्थल में रहते हुए मजदूर बन गया है। सरकार ने वादा किया था, आज 40 साल का सरकार ने वादा किया था कि यहाँ के विस्थापितों को नौकरी से जोड़ेंगे, अच्छा व्यवस्था देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे। कहेंगे तो कुछ नहीं किया। आज जो ये खूबसूरत देख रहे हैं, इस खूबसूरत का पीछे 40 साल का संघर्ष हमारे विस्थापित मुक्ति वाहिनी जो कि आंदोलनकारी संगठन है, उन्हीं का देन है। जो थोड़ा सा खूबसूरती है जो विस्थापितों के लिए है। बाकायदा किसी का नहीं कहेंगे कि कोई भी आए और यहाँ विकास किए हैं। बहुत से सांसद आए, पिछले बार सांसद आए थे, बोला था कि हम सब कुछ कर देंगे, लेकिन आज उस सांसद को यहाँ का लोग पूछ रहे हैं कि आप 5 साल में क्या किए। वैसा ही पिछले जो आया था उसको भी पूछ रहे हैं। तो 40 साल का लोगों को, मैंने प्रतिनिधि को लोग पूछ रहे हैं कि क्या किए हैं आप लोग, और क्या किए हैं, हम भी जवाब मांगते हैं। अब इस खूबसूरत को देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो जहाँ गांव में लोग रह रहे हैं, उसका दर्द, उसका रोजी रोटी की बात करें, वो किस जिंदगी जी रहे हैं। क्या बोलता है, मेड इन इंडिया बोलता है ना। अब जाएंगे ना तो उसको क्या बोलेंगे? अभी भी उसी युग में जी रहे हैं जहाँ लोग मजदूरी कर रहे हैं, ढो रहे हैं, मतलब 2 वक्त का खाना जुगाड़ करने के लिए उसको सोचना पड़ता है। यही विस्थापित का दर्द है। अब आप समझिए
वो विस्थापित है कि वाकई 116 गांव के लोग जहां रोजी रोटी चलता था, यानी लोगों का ज़मीन था, लोग रहते थे, इस गांव को विस्थापित यहां से हटा दिया गया और चांडिल डैम बनी। खूबसूरत तो वाकई बाहर से जितने खूबसूरत है, लोगों के अंदर दर्द भी उतना ही बड़ा है। और जाहिर सी बात है कि 40 साल बीत गए और 40 साल में भले ही दुनिया बदल गई, यहाँ चकाचौंध तो हो गया, लेकिन अगर नहीं बदला तो यहाँ के विस्थापितों का जीवन शैली आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करते हैं। दुनिया तो चकाचौंध देखती है, लेकिन इनके अंदर जो दर्द है वो भी समझने की ज़रूरत है। अभी लोकतंत्र का महापर्व, और इस महापर्व में अब इस बार का जो वोट पे चोट होगा वो इस दर्द को लेके होगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए मेरे साथ। हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई चांडिल के विस्थापितों की समस्या का होगा समाधान, या इस बार वोट पर करेंगे चोट। ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है और ग्राउंड जीरो कि क्या वाकई लोकतंत्र के इस महापर्व में इस बार जो चांडिल डैम के विस्थापित है वो किस मुद्दे पे करेंगे वोट। लेकिन वोट के साथ साथ ज़रूरत है कि क्या वाकई इनका दर्द खत्म हुआ। अगर दर्द खत्म हुआ होता तो वाकई अभी 116 गांव के लोग जो विस्थापित हुए, 40 वर्ष बीत गया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। लेकिन क्या वाकई इस बार के आश्वासन अगर देने वाले जो हैं वो जनप्रतिनिधि, वो अगर आएंगे तो इनके सामने क्या मुद्दा होगा और किस मुद्दे पे इस गांव के लोग वोट करेंगे। ये सबसे पहले चांडिल डैम का नज़ारा देख लीजिए। हम कह रहे थे कि जितना खूबसूरत है और इस गांव के लोग जहां से विस्थापित हुए हैं उन लोगों के अंदर जो दर्द है इससे भी बड़ा है। ऐसे भी कहा गया है ऊपर और अंदर में फ़र्क होता है। ऊपर से जो दिखावा है वो अंदर का दर्द नहीं झलकता है। लेकिन यहाँ हम बताते हैं कि ये इसकी सुंदरता के पीछे जो दर्द है उस दर्द को भी समझने की ज़रूरत है। वो इसलिए कि हर बार यहाँ के लोग कार्यालय पहुँचते हैं, राज्य सरकार तक इन लोगों ने यहाँ से आंदोलन की। हमने देखा है कई महीने तक लोग भूखे प्यासे बैठे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ मिला तो सिर्फ आश्वासन मिला, उसके बाद इन लोगों को कुछ नहीं मिला। हमारे साथ और लोग भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। दादा, विस्थापन तो बड़ी समस्या है, अभी तक विस्थापितों को कुछ मिला या मिला ही नहीं, मिला रहता तो ये बहुत कुछ बदल जाता। इस बार का चुनाव में किस मुद्दे पर वोट करेंगे? देखिए, चांडिल डैम तो जिस समय जो चांडिल डैम यहाँ पर बनने के समय यहाँ पर विस्थापितों से कहा गया था कि प्रत्येक विकास पुस्तिका में एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा, लेकिन अभी तक मतलब ऐसा नहीं हुआ। और ये जो चांडिल जो डैम जब बनने के बाद अलग राज भी बना, और अलग राज बनने के बाद यहाँ पर विभिन्न गठबंधन को यहाँ पर सरकार भी बना, और हर पार्टी का, हर गठबंधन का सरकार ने यहाँ पर चांडिल डैम के लिए मतलब विस्थापितों के लिए कुछ नहीं किया। और सबसे पहला बात यहाँ पर ऐसा है कि जितने भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि बना ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में, वो जनप्रतिनिधि यहाँ पर विभिन्न मतलब जो ऑफिस में मतलब अलग अलग रूप से मतलब दलाली का ही काम किया गया है। यहाँ पर विस्थापितों को आंदोलन करके 6,57,000 रुपया मिलता है, और उस पैसा में कम से कम सिंचाई विभाग में जो पदाधिकारी, पुनर्वास पदाधिकारी हो या कोई भी संबंधित पदाधिकारी हो, उसका जब तक मतलब आप घूस नहीं दीजिएगा तब तक मतलब विस्थापितों का काम नहीं बनेगा। तो फिर और विस्थापित मतलब वोट दे के या वोट नहीं दे के विस्थापितों का और फिर क्या फ़ायदा है। जनप्रतिनिधि जिस समय जो चुनाव जो आता है, बरसाती मेढक टाइप मतलब मेढक जो वर्षा में पूरा मतलब अपना पूरा आवाज़ निकलता है और आवाज़ करता है, उसी हिसाब से आप हमको दीजिए, वोट दीजिए, हम ये चीज़ नहीं कर पाए हैं, इसके बाद हमको अगर जिताइएगा तो ये चीज़ करेंगे। मतलब हर काम में अभी फिर जैसे देखिए सरकार ने जो अभी गैस चूल्हा का जैसे कि किया, तो उसमें लोगों को दिया जो 400 रुपया का गैस, उसमें अभी फिर
1000 से ऊपर अभी फिर लग रहे हैं। तो उसी आधार पर हम लोग अपना विस्थापित हैं, और विस्थापित हम लोग क्या करेंगे। 5 साल जो भी विधानसभा का चुनाव तो बाद में होगा, लोकसभा में हम लोग पूछेंगे कि या अभी जो जिस रांची लोकसभा में कोई भी कैंडिडेट जो बनेंगे, तो सभी कैंडिडेट से हम चांडिल डैम के जो विस्थापित लोग हम लोग पूछेंगे कि आप 5 साल में क्या क्या चीज़ काम किए हैं, जो संसद जो है जो क्या क्या चीज़ काम किए हैं, आप अपना वो सार्वजनिक कीजिए, विस्थापितों के बीच में आप सार्वजनिक कीजिए। उसके बाद और फिर क्या है कि यहाँ पर देखिए, सरकार के तरफ से, केंद्र सरकार के तरफ से कोई भी नीति जो कब कितना पहले नीति सब बना था, उस सब नीति को भी बदलाव किया गया है। जैसे 2006 में जो वनाधिकार कानून जो है, कानून में भी संशोधन किया गया है। और अभी फिर क्या है कि अभी जो अनुसूचित क्षेत्र, जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जो बोलते हैं, वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का भी अपना मतलब जो ताकत जो था उसका समाप्त करने का भी षड्यंत्र चल रहा है। इस मुद्दे पर भी आएंगे, लेकिन सबसे बड़े समझने की ज़रूरत है, चुनाव तो आ गया है, कौन सा मुद्दा रहेगा? बेरोजगारी, महंगाई और क्या, और दूसरा कोई मुद्दा है या विस्थापित? हम लोग जब से नेता लोग हम लोग को समझा बुझा के वोट लेता है, उस टाइप हम लोग इस बार वोट नहीं देंगे। और विस्थापित में हम लोग खुद लड़ेंगे, हम लोग कोई नेता का चाहत में नहीं रहेंगे। मैं इतना ही कहकर अपना सही आपने कहा कि देखिए, अब आप समझिए कि दर्द है कि अब तक लोगों ने ठगा है, इस बार हम नहीं ठगेंगे, हम खुद ब खुद अपना निर्णय लेंगे। आप यहाँ पर दुकान भी चलाते हैं जी, अब बताइए कि विस्थापितों का दर्द कोई देखा? विस्थापित का दर्द आज तक रांची लोकसभा में जितने भी माने सांसद बने हैं, कोई विस्थापित का दर्द नहीं समझा और ना कोई दर्द देखा है। आज इतना बड़ा जो टूरिस्ट है, इस सबसे चांडिल डैम एक ठो गिना चिन्हा में आता है, इसके लिए भी कोई चिंता नहीं किया है। अगर चिंता अगर करता सरकार, तो आज रहने के लिए लोगों के लिए व्यवस्था रहता। बाहर से लोग आते, कोलकाता से, बंगाल से आते, यहाँ ठहरने के लिए व्यवस्था होता, लेकिन ऐसा व्यवस्था नहीं किया। जानबूझ के सरकार नहीं कर रहा कि विस्थापित को रोजगार देना ही नहीं है। अगर विस्थापित लोगों को रोजगार देना है, यहाँ विस्थापित लोगों को फायदा देने का रहता तो ये सब करता, लेकिन ये सब करने के लिए मूड में नहीं है। कोई भी सरकार आता है, खाली प्रॉब्लम देता है और हम लोग से ठग के वोट लेता है। लेकिन हम लोग इस बार ऐसा होने नहीं देंगे। जो भी चांडिल डैम में काम करेंगे, चांडिल डैम के लिए सुरक्षित करने का व्यवस्था करेगा, यहाँ के लिए देश विदेश से लोग आएंगे, उन लोगों को रहने का भी व्यवस्था करेंगे, वैसे ही लोगों को हम लोग चुनेंगे। और नहीं तो यहाँ हम लोग वोट देने के लिए तैयार में नहीं है। अब आप समझिए, वाकई अब समझना होगा कि वाकई हम कहते हैं कि चांडिल डैम जो है पर्यटक स्थल है। ये कैसा पर्यटक स्थल कि जब पर्यटक यहाँ आए तो यहाँ ठहर नहीं सके, अगर ज़रूरत हो तो यहाँ मूलभूत सुविधा व्यवस्थाएं नहीं है। एक बार दाहिने तरफ का दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये दृश्य देखिए कि ये डैम है, और डैम के बाद जो पूरा इलाका है इधर पूरा पहाड़ी इलाका है। दाहिने तरफ का नज़ारा देखेंगे डैम के बाद तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती, रहने की व्यवस्थाएं होती, तो निश्चित तौर पे जो बाहर से पर्यटक आते हैं, दूसरे राज्य से जो पर्यटक आएंगे तो कम से कम यहाँ रुकते। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपनी व्यवस्थाएं की। भले यहाँ पर कुछ खाने पीने की का दुकान तो खुल गया ताकि जो लोग आए वो भूखे प्यासे नहीं रहें, ये तो स्थानीय लोगों ने यहाँ पर इसकी व्यवस्थाएँ की। लेकिन सबसे हैरानी की बात कि अगर सरकार चाहती तो निश्चित तौर पे यहाँ पर पर्यटक को ठहरने की व्यवस्था होती, तो ये वो इलाका होता जहाँ जो विस्थापित है वो उनका और उनके परिवार यहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ता। जरूर 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 जरूर। सवाल क्या, उससे इतना ये करेंगे, सवाल क्या, उसको इतना कहेंगे कि भाई आपको अगर वोट देंगे तो विस्थापित का जो एक निश्चित जिंदगी है, जिसका कहेंगे कि अगला आने वाला जनरेशन का जो जीवनिका के विषय में आप क्या सोचेंगे। कहने का मतलब है कि वो अभी विस्थापित हो गए, उसको कहीं ज़मीन नहीं मिला है, जहाँ डूबी क्षेत्र है उसका बाहर में रह रहा है, उसका भविष्य तो क्या बोलें भूमिहीन हो रहा है। बहुत सा लोग अभी
स्कूल कॉलेज माने सरकारी स्कूल या सरकारी भवन में बसवास कर रहे हैं, वो जनरेशन, तो वो उसका भविष्य क्या होगा? तो विस्थापितों का भविष्य के लिए आप सोचिएगा, उस जनप्रतिनिधि को हम लोग वोट देंगे, मतलब बहुत गहराई से। और वो भी 5 साल में उसको गारंटी लेंगे कि भाई आप इतना काम, मतलब जो काम अभी 40 साल में नहीं हुआ और बहुत कठिनाई काम है, ये मत समझिए कि आप वादा करके चला जाएंगे। जब करना है आप प्रतिनिधि बनेंगे, करना चाहेंगे तो कर सकता है। जब आप प्रतिनिधि बन के जाएंगे तो कर सकता है, लेकिन आप क्यों नहीं करते हैं, ये सवाल हम पूछेंगे। ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। और ग्राउंड जीरो, हम जिस खूबसूरती की बात कर रहे थे, अब हम नौका विहार कर रहे हैं। एक बार नौका विहार करते हैं और उसके साथ यहाँ के जो विस्थापित हैं वो इनके इलाके की बात इनके साथ, और वो भी उस लोकसभा चुनाव जो रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का ये इलाका है, और अभी हम नौका विहार पर निकल चुके हैं। अब आप समझिए कि यहाँ के लोग कहते हैं कि हम उस जनप्रतिनिधि को चुनेंगे जो मेरे लिए हो, और जाहिर सी बात है कि आप भी उस जनप्रतिनिधि को चुनिए जो आपके सुख दुख और दर्द में हर वक्त तैयार हो। वैसे लोगों को मत चुनिए जो सिर्फ आपको बरगलाता हो, चुनाव के समय लंबे लंबे वादे करते हों और उसके बाद वो यहाँ से जब काम निकल जाए तो वो चले जाए। बार का मुद्दा तो ठीक है कि भाई हम लोग जो विस्थापितों का काम करेगा उसको करेंगे। बेरोजगारी, महंगाई और पलायन कितनी बड़ी समस्या है। शिक्षा सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि पलायन, महंगाई और बेरोजगारी। देखिए, ये हमारे जो गांव है, विस्थापित गांव से भी जो लोग बचे हुए हैं, अब उसको काम के बदले उसको मतलब जैसे कर्नाटक, केरल पलायन करना पड़ता है। ये बहुत दुख दर्द है। अगर सरकार चाहें, ये वादा से बात कर रहे हैं, जो प्रतिनिधि चाहें या सरकार चाहें, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, तो ये जो जल छत्र है, चाहे चांडिल डैम का जो जल छत्र है, एक भरा हुआ सोना है, अगर इसको उपयोग करा दें तो पलायन रुक जाएगा। तो सरकार का जो प्रतिनिधि बनेगा ना, उसको हम लोग कहेंगे कि ये आपका मुद्दा होना चाहिए कि आने वाला समय मैंने पूरा विधानसभा क्षेत्र, ज़्यादा नहीं कहेंगे, विधानसभा क्षेत्र में इस जल से, जैसे होता नहीं कि सुखाड़ हो गया, सुखाड़ का नाम ही नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास जल भंडारण है। और इसको अगर हम लोग लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से पूरा पट दें, कैनल से पट दें, तो पूरा विधानसभा क्षेत्र में, जैसे कुकड़ू हो, चाहे निमडी हो, चाहे ईचागढ़ हो, चाहे चांडिल हो, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, तो सुखाड़ क्यों होता है? तो इस बार जो प्रतिनिधि बनेंगे उसका दिमाग में ये लगाना है कि भाई इसका उपयोग सरकार करें। सही आपने कहा कि देखिए, वाकई अब आप समझिए कि अगर ये विस्थापित ये बता रहे हैं कि अगर सरकार चाहे तो यहाँ के सिर्फ जो जल का इलाका है, यानी चांडिल डैम का जो इलाका है, वो इलाका से ये लोग चाहे तो विस्थापित ही नहीं, पलायन रुक सकता है। एजुकेशन की बात करें और किसानों की बात करें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए ढेर सारी योजना लेकर आए हैं। सर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए योजना लेकर आए हैं, उसका फायदा कितना मिल रहा है? फायदा तो जीरो है। जो लोग जो लोकतंत्र में कोई भी चीज़ के लिए विरोध करना चाहिए, लेकिन विरोध करने में जो विरोध करता है उसको सरकार ने, केंद्र सरकार ने उन लोग को मतलब क्या बोलेंगे, माने वही लोग का ऊपर में पूरा छेड़छाड़ उन लोग के ऊपर में भी करता है। आयुष्मान योजना गरीबों के लिए एक बड़ा योजना लेकर आया था, कितना फायदा हुआ? देखिए, योजना फायदा है, लेकिन योजना जो भी है, अगर कहें तो योजना जो भी है वो धरातल में उतारना, मतलब एक ऐसा किसान या इतना गरीब लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमारा आयुष्मान है, आयुष्मान का उपयोग कैसे करें। ये केज है, मछली पालन करता है। देखिए, यहाँ पर विस्थापितों के लिए, जो विस्थापित है उनके लिए मछली का नज़ारा भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये नज़ारा देखिए, इतना बड़ा बड़ा मछली, और वाकई आप ये समझ लीजिए कि ये चांडिल डैम है, और चांडिल डैम में जो विस्थापित है वो विस्थापितों के लिए शायद यहाँ पे चला, और उसको लेकर ये इसका क्या क्या फायदा हो रहा है? देखिए, ये केज कल्चर है, जिसके मछली पालन करने से एक फ़ायदा ये है कि जैसे हम पूरा खुला में मछली हर दिन मार नहीं पाते हैं, लेकिन इसमें पालेंगे
तो हम जब भी चाहेंगे, एक ATM है हमारा, मछली निकाल के बेच सकते हैं। अच्छा, क्या रेट मछली की कीमत क्या चला है? हालांकि कहा गया है कि चांडिल डैम का मछली जो है कि बड़ा मतलब इसका स्वाद कुछ अलग है। बात अलग है। तो ये जो केज कल्चर का मछली पालन है, ये मान के चलिए किसानों के लिए और विस्थापितों के लिए एक स्वरोजगार है। और इसमें लगभग हमारे 1000 परिवार केज कल्चर में मछली पालन कर रहे हैं और 2 से 2500 लोग खुला में मछली का पकड़ कर बिजनेस करता है। तो मान के चलिए ये जो चांडिल वन विस्थापित मत्स्यजीवी स्वावलंबन सहकारी समिति का जो एक दृष्टिकोण है, जो एक ये की है, क्या बोलते हैं उसको, दिशा निर्देश किए हैं, इसमें अभी तक विस्थापितों को लगभग 2 से 3000 परिवार को रोजगार से जुड़े हैं। लेकिन आज इस समिति का भी 2005 में रजिस्ट्रेशन हुआ है, आज 2024 होने जा रहा है। अभी तक सरकार, कोई भी सरकार, 20 साल में कोई भी सरकार ये जो नीति बनाए हैं, जो पुनर्वास नीति बनाए हैं, उसको स्पष्ट रूप से लागू नहीं किया है। और नहीं तो अभी 2000 नहीं, अगर सरकार चाहे, उसी प्रतिनिधि को हम कहेंगे कि आप चाहेंगे तो यहाँ 10,000 परिवार को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। सही आपने कहा। देखिए, वाकई समझिए, ये जो विस्थापित है वो विस्थापितों को दर्द है। ये दर्द के साथ साथ ये भी आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या वाकई जो यहाँ पे मछली पालन हो रहा है, देखिए 2000 से ज़्यादा 2500 परिवार को इससे फ़ायदा तो मिल रहा है, लेकिन ज़रूरत है अगर सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो इन 20 साल में झारखंड को बिहार से अलग हुए 24 साल बीतने जा रहा है। 24 साल में ऐसी कोई नीति नहीं ठोस बनी और उस पर कोई काम नहीं किया। अगर किया रहता तो अभी तो 2500 परिवार, 10,000 परिवार इसका फ़ायदा उठाते। बहुत दुख की बात है। 40 साल से मेरा फादर यहाँ सर्विस की आशा में था कि आज डैम में ज़मीन चल गया, सर्विस मिलेगा। सर्विस मिला नहीं, नेता लोग का या वोट मांग के ले लिया, चल गया, फादर डेथ किया। ये भी हम लोग रो रहे हैं। ये भी हम लोग का सबसे सोच है कि हम लोग का बाल बच्चा का क्या होगा। हम लोग का जो होना था हो गया, लेकिन हम लोग को बाल बच्चा के लिए 100% सोचना पड़ेगा और उसी आधार से हम लोग नेता के बात पर चलेंगे। नहीं तो हम लोग नेता के बात पर नहीं चलेंगे। जितना सकेंगे खुद लड़ेंगे, खुद खटेंगे, खुद खाएंगे। सही आपने कहा कि वाकई आप समझने की ज़रूरत है कि जिस जनप्रतिनिधि पर लोगों को भरोसा होता है और आज अगर विस्थापित को भरोसा नहीं है तो आप समझिए हम तो नौका विहार कर रहे हैं। पानी की कलकल और इसकी आवाज़ ये बता रहा है कि अगर सरकार के पास इच्छा शक्ति होता, जनप्रतिनिधि मजबूती से काम करता तो आज ये विस्थापित का जो जीवन शैली है वो बदल गया होता और आज ये हालात नहीं बनती कि ये कहते कि मेरे लिए जो करेगा उसी के लिए हम खड़ा होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।